हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं, मैं आपको ज्योग्राफी की सीरीज़ क्लास 6 से लेकर पूरी 12th तक कवर करवाऊंगी, जिसमें अभी तक मैंने 6 क्लास की, 7 क्लास की, 8 क्लास की तथा आज 9th क्लास के ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर जो कि मैं आपको कवर करवाने जा रही हूँ। जिन बच्चों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उनको सारी ज्योग्राफी की सीरीज़ कंप्लीट प्रोवाइड की जाएगी। तो आज चैप्टर में मैं 6 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे जनसंख्या के बारे में। आखिर जनसंख्या होती क्या है, तो उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या आप सभी लोग रेडी हैं मेरे से स्टार्ट करने के लिए कि जनसंख्या का चैप्टर 9th क्लास का पढ़ने के लिए? तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या आप मानव रहित मतलब मानव के बिना विश्व की कल्पना कर सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कैसा होगा? क्या आप बता सकते हैं? संसाधनों का उपयोग, संसाधन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसका हम उपयोग करते हैं, सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? जो छोटी छोटी चीज़ों का हम उपयोग करते हैं, साथ में वातावरण का निर्माण करते हैं, उन छोटी छोटी चीज़ों को कौन बनाता है? क्या आप बता सकते हैं? ठीक है। समाज अर्थव्यवस्था के विकास में, हर चीज़ के डेवलपमेंट में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। आजकल आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी किस चीज़ के लिए? जब आपके पास कोई स्किल आ जाएगी, अच्छे चीज़ करने लग जाएंगे, पढ़े लिख के बड़े हो जाएंगे, तो भी आपको अपना मानव इकोनॉमी में, अर्थशास्त्र में आप बहुत बड़ी भूमिका प्रदान करेंगे हमारी इकोनॉमी को डेवलपमेंट बनाने के लिए। इसी प्रकार जो मानव संसाधन का निर्माण एक उपयोग तो करते ही हैं, बल्कि वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। उनमें अनेक प्रकार के गुण देखने को मिलते हैं। कोयला तब एक चट्टान का टुकड़ा होता था जब एक ही मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार किया था। अब कोयले का टुकड़ा भी मानव के द्वारा उत्पादन किया गया है, उसे एक संसाधन नहीं बनाया। हम जानते हैं कि वह एक संसाधन है, ऐसा नहीं है। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़, सुनामी जब किसी भी घनी आबादी वाले गांव शहर को प्रभावित करते हैं, तब उसे हम आपदा कहते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि प्राकृतिक घटनाएं कौन सी होती हैं? बाढ़ का आना, सुनामी का आना, जब ऐसे ही बहुत लार्ज में जब वो आबादी वाले गांव शहर को प्रभावित कर दे, तो हम कहते हैं कि आपदा आई है। ठीक है, तो आप जान चुके हैं कि आपदा किसे कहते हैं। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप जरूर इसका आंसर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आभारी तत्व है। ये एक संदर्भ बिंदु है जिसमें दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है और तथा इसके साथ अर्थ महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो छोटी से छोटी चीज़ों का हम यूज़ करते। आपदा होती है, जो भी मैंने पढ़ाया आपको, आपदा एक ही साथ गांव, बाढ़, सुनामी का आना है कि गांव पर या किसी शहर पर, उसे आपदा कहते हैं। विनाश होता है सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाना। इसका अर्थ केवल मानव के लिए महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि उनकी संख्या, उनकी वितरण, वृद्धि हो रही विशेषता और गुण, पर्यावरण के लिए भी सभी स्वरूपों को समझने की एक तकनीक होती है और विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधन का उत्पादन एक उपभोग करता है, ठीक है, एक पर्सन करता है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, कि हमारे शहर में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ एवं कैसे रहते हैं, ये भी जानना अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम जनसंख्या के बारे में पहले बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में ये पढ़ते हैं जो थोड़ा सा रह गया पैराग्राफ हमारा। उनकी संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है? उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित होती है, जानकारी हमें प्रदान करती है। सबसे पहले हम जनसंख्या संबंधित 3 मुख्य विचार करेंगे। तो सबसे इसकी विशेषता भी मान सकते हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जनसंख्या की क्या विशेषता है, उसे किस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है, उसे किस प्रकार मापा जाता है, तो आप ये बता सकते हैं। सबसे पहले हमारा
जनसंख्या का आकार है वितरण, कि जनसंख्या का आकार कितना है, उसका वितरण किस प्रकार किया जाता है, लोगों की संख्या कितनी है तथा वे कहाँ निवास करते हैं, उसमें हमें बताता है जनसंख्या का वितरण। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि, कितनी वृद्धि हो रही है, जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, जनसंख्या में जो परिवर्तन चेंजमेंट देखने को मिल रहे हैं वो किस प्रकार हो रहे हैं। समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि है, इसमें परिवर्तन कैसे हुआ है ये भी दर्शाना। नेक्स्ट है जनसंख्या के गुण और उसकी विशेषता, कि हमारी जनसंख्या के क्या गुण हैं, उनकी उम्र, लिंग अनुपात, लड़का है या लड़की, शास्त्र स्तर, वो कितना पढ़े लिखे हैं, व्यवसायिक वो क्या कार्य करते हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था है कि नहीं, वो सब कुछ बताना। नेक्स्ट है जनसंख्या का आकार है वितरण, भारत की जनसंख्या का आकार और संख्या के आधार पर वितरण किस प्रकार होता है। तो मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में हैं। विश्व के स्थलीय भूभाग को 2.4% है। इसके विशाल क्षेत्र में असमान रूप से यह वितरित होते हैं। अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। आइए स्टार्ट करते हैं। एक निश्चित समय में जनसंख्या की आधिकारिक गणना, मतलब उसके बारे में छानबीन कि वो कैसा है, क्या कार्य करता है, उसकी एज क्या है, लड़का है लड़की, सब कुछ जानकारी उपलब्ध कराना जनगणना कहलाता है। ठीक है। भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी। तो 8 मार्क्स में एसएससी, सीजीएल, डीएसएसबी है और गवर्नमेंट एग्जाम इंक्लूडिंग 9th क्लास में भी पूछा जाता है, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी। तो इसका आंसर है 1872 में। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है की गई थी, हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना हुई। आपसे अगर संपूर्ण जनगणना बोलेंगे तो 1881 में, यदि आपसे पूछते हैं खाली जनगणना कब हुई तो 1872 में। ठीक है प्यारे बच्चों। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है हमारी कि जनगणना कितने वर्ष बाद होती है हमारी, 10 वर्ष बाद। ठीक है, 10 वर्ष बाद आपकी जनगणना होती है। भारतीय जनगणना जनसंख्या की सामाजिक आर्थिक आंकड़ों का भी संग्रहण करते हैं। और इसमें क्या आपने कभी जनगणना रिपोर्ट देखी है? अपने पुस्तकालय में इसे ज़रूर देखें। ठीक है। इसके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, 4 हमारे। सबसे पहले जनगणना किसे कहते हैं, सेकंड जनगणना सबसे पहले कहाँ हुई थी, 1872 में हुई थी। ठीक है। और संपूर्ण जनगणना कब हुई थी, 1881 में। ठीक है प्यारे बच्चों। और ये कितने वर्ष बाद होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जनगणना कितने बार होती है। तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब जो है हमारा 2011 की जनगणना के बारे में पढ़ेंगे। जो 2011 थी उसकी जनगणना के अनुसार सबसे आर्थिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन सा है सबसे आर्थिक? उत्तर प्रदेश, जहाँ की कुल आबादी 1990 लाख है। कितनी है? सबसे ज़्यादा देश में रहते हैं लोग। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या 16% का निवास ही करती है। इसमें से टोटल 16% लोग यहाँ पे रहते हैं। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य जैसे सिक्किम की आबादी 6 लाख थी। लक्षद्वीप में 64,429 लोग निवास ही करते हैं। ठीक है। भारत की लगभग आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करते हैं। कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा आबादी है तो कौन कौन से राज्य इसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तो वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत की आबादी को बढ़ाने वाले कौन कौन से देश है, वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है।
वो है हमारा राजस्थान, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का 5.5% और यहाँ के लोग 5.5% रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं हम। भारत की जनसंख्या असमान से वितरण का क्या कारण है? इसका आंसर अभी हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस में। सबसे पहले हम जानेंगे जो घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या का वितरण होता है किस प्रकार होता है। जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में होने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या का घनत्व कहलाती है। तो 1 मार्क्स में आपसे ये पूछ सकता है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जो पूरे क्षेत्रफल में जितने लोग रहते हैं उनकी संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देश में से एक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या में हम भी इंक्लूड होते हैं क्योंकि हम भारत में निवास करते हैं। क्या आप जानते हैं केवल बांग्लादेश जापान की जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? बांग्लादेश और जापान की ही जनसंख्या है जो हमसे अधिक है। बांग्लादेश और जापान की जनसंख्या घनत्व कितनी है ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में भारत की जनसंख्या 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी, जहां बिहार की जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति किलोमीटर है। वहाँ अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। और चित्र 6.3 राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व के आसमान वितरण को दर्शाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा जनसंख्या को दर्शाने वाला मैप है कि भारत की जनसंख्या 2002 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था, जिसमें ये आपको चित्र में दिखाया गया है कि इसमें सबसे अधिक जनसंख्या है, जिसमें इस वितरण में बताया गया है कि 250 से कम ग्रीन में थे, 250 और 500 के बीच में इसमें थे, येलो में 501 से लेकर 75 में येलो में थे, और 75 से लेकर 1000 तक ऑरेंज में, बाकी बचे रेड में। 1001 से अधिक लोग थे। तो ये मैप को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताने हैं। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के रूप में उत्तरदायी है। इस राज्य की जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम है, क्योंकि असम अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का एक जनसंख्या घनत्व मध्य है। पहाड़ी, कटे छटे या पथरीले भूभाग, मध्य से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदानों भाग, दक्षिण में केरल जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक होता है क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी देखने को मिलती है। पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, यहाँ पे अधिक वर्षा आपको देखने को मिलेगी। उत्तरी मैदान के अधिक जनसंख्या वाले घनत्व वाले 3 राज्य आपको लिखने हैं, ये आपको होमवर्क है। तो ये नेक्स्ट और चलते हैं। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है? जनसंख्या एक परिवर्तनीय प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें जनसंख्या में परिवर्तनशील का मतलब होता है जिसमें चेंज में बदलाव देखने को मिलता है। कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, पर आज की डेट में हमने ज़्यादा होते ही सुना है, कम होते हुए कोई चांस ही नहीं बना। आबादी की संख्या, वितरण, संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन की 3 प्रक्रिया है: जन्म होना, मृत्यु होना और प्रवास करना। किसी का पैदा हुआ, किसी की डेथ होना और किसी कोई वहाँ पे रहता है। आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण यह देखने को मिलता है। अब पढ़ेंगे हम जनसंख्या में वृद्धि किस प्रकार होती है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या होता है, तो आइए जानते हैं। किसी विशेष समय के अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन होना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। इसी प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला, सापेक्ष वृद्धि, किस प्रकार वृद्धि हो रही। दूसरा, प्रति वर्ष होने वाली प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा वृद्धि का होना। प्रति वर्ष या एक दशक में बड़ी संख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम
होता है। ये कितनी जनसंख्या बड़ी है। पहले ही जनसंख्या 2001 की जनसंख्या को बाद ही जनसंख्या में 2011 की जनसंख्या से घटाकर इस प्रकार प्राप्त किए जाती है जिसे निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। कि हमारे जैसे एग्जाम्पल फॉर, जैसे अभी हमारे 2001 में 5 लोग हैं और 2011 में हमारे 7 है, तो जब इसको इसमें से माइनस करते हैं तो निरपेक्ष वृद्धि निकलती। कितनी वृद्धि हमारी बड़ी है जनसंख्या की। जनसंख्या की वृद्धि का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है। सबसे पहले इसका प्रतिशत में निकाला जाता है। तो आइए पढ़ते हैं। प्रति प्रतिशत 2 वर्ष की वृद्धि का अर्थ होता है, अगर 2 प्रति वर्ष निकल रहा है, 2 लोगों की प्रतिशत निकल रहा है, तो इसका अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष का मूल जनसंख्या 100 व्यक्ति द्वारा बढ़ा है, कि 100 लोग आए हैं तभी 2 व्यक्ति के द्वारा वृद्धि हुई है। इसे वार्षिक वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वार्षिक वृद्धि। अब भारत की आबादी 1950 से लेकर 3061 लाख बढ़ गई है और 2011 में 12,100 लाख हो गई है, और ये भारत की जनसंख्या के वृद्धि के प्रमाण है। तो ये आप जान सकते हैं। सारणी 6.1 एफ चित्र 6.4 अ व 6.4 ब दर्शाते हैं कि 1991 1981 की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही है, मतलब इंक्रीजिंग रेट हो रहा है जनसंख्या का। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है जो 1951 में 3610 लाख से लेकर 1981 में 6830 हो गई है। ठीक है, ज्ञात कीजिए। सारणी 6.1 से पता लगता है कि वृद्धि दर में कमी के बावजूद प्रत्येक दशक लोगों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है, किंतु 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी है। कि जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही मर रहे हैं, तो इसके दौरान वह कम होते हुए दिख रही है। इस दौरान जन्म दर में तेज़ी से कमी आई है, कि जो पैदा हो रहे थे उनमें कमी देखने को मिली और मृत्यु दर बढ़ा है। ठीक है, केवल 1990 में कुल जनसंख्या 1820 लाख की वृद्धि हुई और इतनी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई थी। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक थी। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब हमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से वृद्धि होती है, तब भी जुड़ने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की परिवर्तन जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि देखने को मिली है, जिसके कारण संसाधनों पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए प्राप्त होता है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर में नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों को सफलता को दर्शाता है। इसके बावजूद जनसंख्या में वृद्धि होती है। 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। कौन सा देश बना है? भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। ठीक है, जिसमें हमारे भारत में काफ़ी लोग देखने को मिलते हैं। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन में क्या अंतर है? जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रिया है। कैसे? जन्म दर, कितने पैदा हुए, मृत्यु दर, कितने लोग मरे, प्रवास, कितने लोग अभी भी जीवित हैं। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। कितने पैदा हुए, जैसे सोचो 6 पैदा हुए हैं और 7 मर गए, जो 1 का डिफरेंस है वो प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितना जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे हम जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में मरने वालों की संख्या को हम मृत्यु दर कहते हैं। मृत्यु दर में तेजी से गिरावट देखने को मिली है। भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है 1980 तक उच्च जन्म एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट। मतलब पैदा तो लोग ज़्यादा हो रहे हैं पर उनकी मृत्यु लगातार कम देखने को मिल रही है। जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर देखने को मिला है। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर में अधिक
अधिक हो गए। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में गिरावट देखने को मिली है। इसके प्रमाण स्वरूप जनसंख्या वृद्धि में भी गिरावट आई है। इसके प्रकार के चलन का क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने का प्रवास कहलाता है। यदि कोई हमारा देश छोड़ के या भारत छोड़ के कहीं और जा रहा है तो उसे प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक देश के भीतर, अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच हो सकता है, हमारी कंट्री या वर्ल्ड में जाना, ठीक है, प्रवास कहलाता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, लेकिन यह देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों में परिवर्तन का प्रयास भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये आपको क्रियाकलाप करके देखना है। एक मानचित्र पर आपको क्या करना है? एक मानचित्र पर अपने दादा दादी, नाना नानी और माता पिता के जन्म के समग्र प्रवास को दर्शाना है। प्रत्येक प्रवास के कारण व्याख्या भी करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए नेक्स्ट ओर चलते हैं। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आकर्षण जो पुश कारक प्रभावी होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी और प्रतिकूल अवस्था तथा नगर का अभिकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि और अच्छे जन्म स्तर को दर्शाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है हमारा प्रवासी जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? ये केवल जनसंख्या के आकार को ही नहीं बल्कि उनकी उम्र, लिंग, दृष्टिकोण, नगरीय ग्रामीण जनसंख्या को भी प्रभावित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों नगरों में जनसंख्या में नियमित रूप से वृद्धि देखने को मिली है। 1951 में कुल जनसंख्या 17.29% हो गई और 2011 में यह बढ़कर 31,080 हो गई। एक दशक 2001 से 2011 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 30 से बढ़कर 53 हो गई। आयु संरचना क्या है? किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूह के लोगों की जनसंख्या को बताता है। यह जनसंख्या मूल विशेषताओं में से एक होती है। यह व्यक्ति की आयु, उसकी इच्छा, उसकी खरीदारी, काम करने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। प्रमाण स्वरूप इसलिए बच्चे, वयस्क एवं वृद्धों की संख्या प्रतिशत किसी भी क्षेत्र के आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे को निर्धारित करता है कि वहाँ के लोग कितने बच्चे हैं, बूढ़े हैं कि जवान हैं, उनको क्या क्या किस तरह की उनकी डिमांड है, क्या क्या पसंद है, वो सब उसके ढांचे पर भी निर्धारित होता है। किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्य 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बच्चे, सामान्यतः 15 वर्ष से कम होते हैं। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं तथा इनको भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता होती है। मतलब इनकी डिमांड यहीं तक ही सीमित है। इसी प्रकार वयस्क जो जवान होते हैं 15 से लेकर 59 तक, ठीक है, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील होते हैं। जैविक रूप से ये प्रजननशील होते हैं। ये जनसंख्या का कार्यशील वर्ग होता है। वृद्ध 59 से जो अधिक होते हैं ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील अवकाश प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य करते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं हो पाती है। अब क्यों नहीं हो पाती है? ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। बच्चे, वृद्धों जो बुढ़ापे वाले होते हैं प्रतिशत की जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करते हैं। किस पर डिपेंड है वो? क्योंकि ये समूह उत्पादन नहीं करते। भारत की जनसंख्या में तीनों समूह के अनुपात को 6.5 में दर्शाया गया है। आइए क्रियाकलाप पढ़ते हैं। क्रियाकलाप, अपने क्षेत्रों में कितने बच्चों को जानते हैं जो घरेलू सहायक एवं श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं? जो बहुत कार्य करते हैं, किसी की रेहड़ी पर कार्य करना, घर में काम करना। आपके क्षेत्र में कितने वयस्क बेरोजगार हैं जिनको कोई नौकरी ही नहीं मिली है? आप किसके कारणों के बारे में क्या सोचते हैं? कोई लोग क्या कारण करते हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अब हम पढ़ेंगे लिंग का अनुपात, ठीक है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को
लिंग अनुपात कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, लिंग अनुपात किसे कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। यह जानकारी किसी दी गए समय में समाज पुरुषों महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक होता है। देश में लिंग अनुपात प्राय महिलाओं के पक्ष में नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, इसका पता लगाएं। सन 1951 में 2011 के बीच में एक अनुपात सारणी 6.2 दर्शाया गया है। ठीक है, जो कि ये देखने को मिला है। 1951 में 946 थी, इसी प्रकार ये 2011 तक 943 हो गई। क्या आप जानते हैं केवल 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है। पांडुचेरी में यह 1000 पर 1038 है, जबकि दिल्ली में 1000 पर 886 है तथा हरियाणा में 1000 पर 877 है। इसी प्रकार विभिन्नताओं का कारण क्या है कि इनमें अलग अलग चेंजेस देखने को क्यों मिलते हैं। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर राज्य कौन सा है जहाँ पे पढ़ी लिखी महिलाएं होती है, वो आपको बताना है। ठीक है, आप पढ़ेंगे हम साक्षरता दर होता क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ी एग्जाम में पूछा गया है। साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है। केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धितापूर्ण निर्णय ले सकते हैं, अपने दिमाग के पूर्वक निर्णय ले सकते हैं, शोध और विकास के कार्य कर सकते हैं। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में गंभीर बाधा उत्पन्न करती है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकती है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा गया। ये कोई अपना सिग्नेचर कर सकती है, अपना नाम लिख सकती है, कुछ पुस्तक पढ़ सकती है, तो उसे साक्षरता दर की श्रेणी में रखा गया है। भारत की साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे से सुधार आया है। 2001 की जनसंख्या के अनुसार देश की साक्षरता दर 77% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 18.9% है और महिला की जनसंख्या 64.6% है। साक्षरता दर में इसी प्रकार का अंतर क्यों देखने को मिला है। अब हम पढ़ेंगे व्यावसायिक संरचना। आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या प्रतिशत विकास महत्वपूर्ण सूचक होते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहते हैं। किसी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने के लिए विभिन्न लोग होते हैं। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग लोगों को हमने रखा है। व्यवसायिक को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में बांटा गया है। तो हम पढ़ेंगे कि प्राथमिक श्रेणी क्या है। इसमें कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन, खनन आदि क्रिया होती है। द्वितीय में उत्पादन करने वाले उद्योग, इंडस्ट्रीज, भवन निर्माण कार्य होता है। तृतीय में क्रियाकलापों में ट्रांसपोर्ट का काम, संचार, वाणिज्य, परिवहन सेवाएं शामिल होती है। तो आपसे पूछ सकते हैं कितने प्रकार के ये व्यवसाय होते, तो 3 प्रकार के होते हैं। उदाहरण के साथ आप बता सकते हैं। विकास है विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। विकसित देशों में द्वितीय और तृतीय मतलब सेकंड वाले और थर्ड वाले कार्य करने वाले लोगों की जनसंख्या अनुपात अधिक होता है। विकासशील देशों में जो डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज है, वहाँ पर प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात बहुत अधिक होता है। भारत में कुल जनसंख्या 64% होती है। केवल कृषि कार्य वहाँ पर अत्यधिक देखने को मिलता है। इसी प्रकार यहाँ तृतीय क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात 13 से लेकर 20% होता है। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण तृतीय व्यावसायिक रूप में परिवर्तन अत्यधिक देखने को मिला है। अब हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रम के नियंत्रण प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। ठीक है, मृत्यु दर जो कि 1951 में प्रति 1000 से 25 थी और 2011 में ये प्रति 1000 घटकर 7.2 रह गई। औसत
आयु जो कि 1951 में 36.7 वर्ष थी, बढ़कर 2012 में 67.9% हो गई है। महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कार्यक्रमों जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारी से बचाव एवं रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकों के उपयोग के प्रमाण स्वरूप हुआ है। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय है, एक टेंशन का विषय है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफ़ी कम हो गई है तथा हमारी जनसंख्या एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। कुपोषण मतलब वहाँ पर खाना अत्यधिक प्रोवाइड नहीं होता, अच्छे से न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल पाते। शुद्ध पानी की कमी होना, मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाजनक ग्रामीण जनसंख्या में केवल 1/3 लोगों को उपलब्ध होना। चीज़ें तो बहुत सारी है पर उनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता पाती, 1/3 लोगों को ये प्रोवाइड होती है। इन समस्याओं को उचित जनसंख्या नीति के द्वारा हल करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है किशोर जनसंख्या कौन सी है, ठीक है, जो जवान होते हैं। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है किशोर जनसंख्या का आकार। ये भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग होता है। कौन सा भाग होता है बच्चों? 5वां। ये कितने वर्ष होते हैं? किशोर 10 से लेके 19 वर्ष की आयु के लोग होते हैं। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है जो कि हमारी इंडस्ट्रीज़, हमारे इंडिया का, हमारे पूरे वर्ल्ड का वो करते हैं, उद्धारण करते हैं, ठीक है, उनको डेवलपमेंट करते हैं, इसलिए इन्हें सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। किशोर की पोषक तत्व की आवश्यकता बच्चों वयस्क से सबसे अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, अच्छा भोजन न मिलने से, स्वास्थ्य होने से इनका विरोधिक हो जाता है। परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन पोषक तत्व अपर्याप्त होता है, उनको पूरी तरह से पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता। बहुत सी किशोर बालिकाओं रक्तहीन से पीड़ित होती है, ठीक है। विकास की प्रक्रिया में इनकी समस्या पर पर्याप्त ध्यान नहीं देता कि उनको विकास करना है इनको, तो इन पे ध्यान दिया जाए, पर ऐसा नहीं होता। जो कि अपनी समस्या के प्रति संवेदनशील बताना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ानी चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है। परिवारों के आकार को सीमित रखकर एवं व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं कल्याण में सुधार किया जाए और इन तथ्यों को ध्यान से रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ करना। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार सुनियोजित होता है। पितृत्व को बढ़ावा देना, कार्यरत होना। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की गई, इससे नियोजित परिणाम आए हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चे निःशुल्क बिना शिक्षा के प्रदान होते हैं, उनको शिक्षा प्रोवाइड नहीं होती। शिशु मृत्यु दर के प्रति 1000 से लेकर 30 से कम करने में, व्यापक स्तर में टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना कि छोटी ही उम्र में लड़की को शादी कर देना, ठीक है। परिवार नियोजन को एक ही जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए निगमित ढांचा प्रदान करना। आई होप कि आपको जितना मैंने अभी पढ़ाया वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम, यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो उसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, 9th क्लास वाले, ऑल या 6 से लेकर 9 तक अपने छोटे बहन भाई को मेरा लेक्चर ज़रूर प्रोवाइड करें विद सॉल्यूशन, ठीक है प्यारे बच्चों। इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसे लाइक करें, ठीक है। यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरीज सेंड कर सकते हैं। अब इसके आगे यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है प्यारे बच्चों। थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। थैंक यू सो मच।